ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि प्रॉपर्टी सेल परचेज पे जो वैल्यूएशन का इशू है, और हमारे मेहमान हमें बता रहे थे। अब बात करते हैं उनसे। मुश्ताक साहब, ये जो आप बात कर रहे थे प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की, मैं उस वक्त कह रहा था कि इस वक्त 3 रेट प्रिवेल कर रहे हैं, कलेक्टर रेट, एफबीआर रेट और मार्केट रेट। अब इसकी वजह से ये तो क्लियर नजर आ रहा है कि जो है ना अनडॉक्यूमेंटेड या अनडिक्लेयर्ड पैसा कहीं ना कहीं है सोसाइटी के अंदर, और एफबीआर उसको रिकॉग्नाइज भी कर रही है। तो आपकी क्या इस पर राय है? आपकी बात 100% दुरुस्त है। इन 3 को ये रहने दें, साथ ही एक एडिशन कर दें कि जो इस रेट के अलावा जो प्रॉपर्टी खरीदी जाती है उसके साथ हर आदमी परचेजर जो है वो एग्रीमेंट टू सेल लिखता है, वो इनकी गिरफ्त में आ जाए, दैट विल प्रिवेल, दैट शुड प्रिवेल। नहीं तो वो चाह नहीं रहे ना, एग्रीमेंट सेल की वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन वो चाह नहीं रहे। देखिए उन्होंने खुद एक रेट अनाउंस किया, क्या उनको नहीं पता कि मार्केट प्राइस क्या चल रही है इस वक्त? हर बच्चे को पता है ये बात कि क्या मार्केट प्राइस चल रही है, ये सबको पता है। हाँ। ये मार्केट वैल्यू इसलिए जो इन्होंने रखी हुई है उसके डिफरेंस पता नहीं, ये छोटा मोटा आदमी तो इतनी जायदादें खरीद नहीं सकता, बड़े बड़े लोग ब्यूरोक्रेट्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, या काफी अमीर आदमी ये जायदादें खरीदते हैं और उनको अपना ब्लैक मनी को वाइट इस तरीके से कर लेते हैं। देखें, ये एक सेटल इकोनॉमिक्स का उसूल है कि जब किसी जगह की प्रॉपर्टी की प्राइस अप हो रही होती हैं, इसका मतलब होता है कि उसके अंदर अनडिक्लेयर्ड या अनडिस्क्लोज पैसा इंजेक्ट हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में सूरत-ए-हाल यही है कि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन जो है ना अनरियलिस्टिक हद तक बढ़ गई है। एफबीआर ने उसको मेरे ख्याल में एक दिखाने के लिए, आइसिंग के लिए तो उन्होंने रेट्स को चेंज कर दिया है, बट उसका कोई मेजर इंपैक्ट नहीं है। लेकिन ये तो एक ऐसी चीज है जिसको एफबीआर को फौरन ही इसको टैप करना चाहिए, उस पर एक्शन लेना चाहिए। मुझे आप ये बताएं कि ये जो एफबीआर का निज़ाम है जिसके तहत एफबीआर चल रही है, फिर उन्होंने सर्विसेज टैक्स जो है सूबों में दे दिया, अब जो सेल टैक्स है वो एफबीआर के पास है, सर्विस टैक्स जो है सूबों के पास है। तो ये एडजस्टमेंट के मसले हैं, इस पे आपकी क्या राय है? इसको कैसे इनको हल करना चाहिए? मैं तो ठीक है, चूंकि 18th अमेंडमेंट के बाद ये सिलसिला आ गया, पहले भी तो पैसा प्रोविंशियल को मिल रहा था, सिर्फ ये था कि कलेक्टिंग एजेंट था एफबीआर, सर्विसेज पे पैसा इनको देता था। अब कुछ अर्सा आपको याद हो, पंजाब के अलावा बाकी 2% 1% पे गवर्नमेंट रिटर्न कर लेती थी, बाकी इनको देती थी। यहाँ तो अब जहां तक मुझे पंजाब का तो इतना पता नहीं है, लेकिन केपी में तो मुझे पता है कि यहाँ तो अभी तक सेटअप ही नहीं है, अच्छा सेटअप नहीं है जहां से इनको रेवेन्यू आए। तो उससे बेहतर था कि एफबीआर के पास था तो एफबीआर वाले जो है वो इनको कलेक्ट करके इनका हिस्सा इनको दे देते। तो पता नहीं, जो भी अब 18th अमेंडमेंट को तो मेरा ख्याल में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इशू है। लेकिन ये सिंध में तो सक्सेसफुल स्टोरी है। ये सिंध में, सिंध रेवेन्यू बोर्ड जो है, हाँ सिंध में जो है वो सक्सेस स्टोरी है, इसलिए कि सिंध में बड़ा कलेक्शन किया जा रहा है। मेरे ख्याल में शायद केपीके में देर में शुरू हुआ है तो टाइम लगेगा वहां पे ग्राउंड पे आने पे। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि ये मुल्क एक नेशन की तरह रिएक्ट करना चाहिए, एक कोई अरेंजमेंट होना चाहिए आपस में इनपुट का, एक उसके टैक्स पेयर को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इस वक्त मल्टीपल पिटीशन जो है कोर्ट में है इनपुट एडजस्टमेंट पे, टैक्स वैल्यू, टैक्स की इम्प्लीकेशंस पे। तो ये जो चीजें हैं ये तो और टैक्स निजाम को स्लो कर देती हैं, बहुत ज्यादा स्लो करती हैं जी। पहले तो सेल टैक्स का रेट ही कम करना चाहिए। 17 फेडरल ले रहा है, प्रोविंशियल जो है केपी में 15 है। ये मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा सेल टैक्स रेट है, इसलिए लोग वीएनबी बहुत ज्यादा होती है, इन रेट्स को कम कर दिया जाए। अच्छा, आप क्या प्रपोज करते हैं? आप क्या प्रपोज करते हैं, क्या रेट होना चाहिए सेल टैक्स का? मेरे हिसाब से नॉट मोर देन 12 होना चाहिए जी। अच्छा, 12%, 10-12, 10 से 12, 10 से 12। ये आप गुड्स की बात कर रहे हैं जी? अच्छा, और सर्विसेज पे जो रेट है वो आप सही है या उसको भी कम होना चाहिए? वो तो होना चाहिए, लेकिन केपी में हमारा उधर फेडरल में 17 था, अभी इन्होंने केपी में 15 है। इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है केपी में। बाकी आप ठीक कह रहे हैं, उधर होगा, उधर बड़ा, उधर जो पंजाब में पीआरए के बैठे हैं चेयरमैन, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं, राहील साहब हैं, वो बड़े कॉम्पिटेंट बंदे हैं और उन्होंने बड़े अच्छे स्टेप्स उठाए हैं रेवेन्यू के लिए। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। सही है, यहाँ तो चले, यहाँ हो जाएगा। लेकिन अब कंक्लूजन में आप 2-3 पॉइंट जो पेशावर टैक्स बार के प्रपोजल्स हैं इस वक्त के और हुकूमत तक पहुंचाएं। क्या आप चाहते हैं कि आप कह रहे हैं कि रिटर्न में टाइम जो है स्पेसिफिक कर दें 90 डेज का? जी बिल्कुल जी। टैक्स रेट
को कम है, टैक्स रेट कम होना चाहिए। मेरे नजदीक बतौर एन एक्सपीरियंस पर्सन 170 और 214 की जरूरत ही नहीं है, 122 का थोड़ा मौजूद है। ठीक है। और ये जो एक है जी, काशिफ साहब एक मुझे इजाजत दीजिए जी। यूरोप आप जाएं, वहां टैक्स रिटर्न को कोई ऑफिसर हाथ ही नहीं लगा सकता। यहां आप देख लें, मेरे ख्याल में नॉट मोर देन 20% रिटर्न जो है वो लायर्स के हाथ में है या प्रैक्टिशनर के, बाकी तो सारे सरकारी वकील भरते हैं। इसका कोई हल किया जाए ऑर्डिनेंस के जरिए। बिल्कुल सही है। और दूसरी चीज आपने ये फरमाई थी कि विदहोल्डिंग जो है ना फाइलर्स पे नहीं होना चाहिए, नॉन फाइलर्स को किसी तरह विदहोल्डिंग के उसमें जमने में लाके उनको फाइलर बनाया जाए। बिल्कुल उनको बनाना चाहिए, और वो बन भी रहे हैं, नॉन फाइलर घबरा के बन रहा है। ठीक है मुश्ताक साहब, हमें यहाँ पे इस वक्त ये सेगमेंट क्लोज करना है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी तजावीज़ पेश की, और हम कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम को जब हम इस सिलसिले को कंक्लूड करें तो ये FBI तक पहुंचाएं ताकि इस पर अमल हो सके। आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, यहाँ पे हम लेते हैं एक ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हमें स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे कोयटा टैक्स बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, और हम उससे बात करेंगे कोयटा के बिलखुसूस हालात के टैक्स के मामलात क्या हैं, और एक जनरल पाकिस्तान के टैक्स के हवाले से उनकी क्या तजावीज़ हैं। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है बलूचिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अमजद सिद्दीकी साहब ने। उनसे बात करते हैं जो हमारा प्रोग्राम का मकसद है इस दफ़ा नए माली साल में जो टैक्स के कवानीन उनमें तरामीम की तजावीज़ के लिए। अमजद साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने स्टूडियो में ज्वाइन किया। आपने जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रोग्राम हमने इसलिए ख़ास तौर पे डिज़ाइन किया है कि जो हमारे टैक्स कंसल्टेंट हैं, जो उनकी आवाज़ है वो FBI तक पहुँचे या हुकूमत वक्त तक पहुँचे कि वो क्या चाह रहे हैं, कैसा कानून आए जिससे टैक्स का निज़ाम मजबूत और सहल हो सके। मैं जब ये कहता हूँ मजबूत तो इसका मतलब ये कि वो ब्रॉडन हो सके, और सहल जब कहता हूँ कि वो ऐसा हो कि हर आदमी को उसमें एम्बिग्यूअस ना हो, हर आदमी आराम से उस पर अमल कर सके। आपका क्या ख्याल है इस साल जो 17 अब आने वाला है तो उसमें आपकी क्या राय है और क्या आपके निकात हैं इसमें से? बहुत शुक्रिया जी। इसमें 2-3 बातें जो बड़ी ज़रूरी हैं वो ये कि सबसे पहले सेल्स टैक्स की अगर हम बात करें, ठीक, कि हमने सेल्स टैक्स को इतना मुश्किल बना दिया हर स्टेज पे वैल्यू एडिशन करना, और हमारे पास जो FBR का सिस्टम है उसमें इतनी काबिलियत नहीं है कि उसको हर स्टेज पे मॉनिटरिंग कर सके। सही। इसका नुकसान क्या हो रहा है कि इसमें टैक्स भी चोरी हो रहा है, करप्शन भी हो रही है, और टैक्स कलेक्टर की ब्लैकमेलिंग, तो सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, लेकिन टैक्स कलेक्टर की ब्लैकमेलिंग भी बढ़ रही है। अगर इसी चीज़ को हम 2 स्टेज पे रख लें शुरू में, मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट, कि सेल्स टैक्स को मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट स्टेज पे कलेक्ट किया जाए, सही, और जो नीचे का डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर का लेवल है उसको फॉर द टाइम बीइंग जब तक हमारा सिस्टम उस काबिल ना हो जाए उनको सेल्स टैक्स कलेक्शन से एक्सक्लूड किया जाए। सही। तो हमारे पास करप्शन का एलिमेंट भी इसमें से वाइप आउट हो जाएगा, और जो चोरी का एलिमेंट है टैक्स पेयर की साइड से वो भी खत्म हो जाएगा। आपकी राय? आपको फौरी खबर देंगे, बताएं कि कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल की गैस काट दी गई। इसकी तफसीलात जानते हैं, कफील अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। कफील, आगाह कीजिएगा, गैस की कटौती क्यों की गई है? देखिए साथी, आपको बताएं कि अब्बासी शहीद अस्पताल जो कि KMC का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ बताए गए जराये के मुताबिक कि 1 करोड़ रुपए से के जायद से वाजबात है, जिसके बायस तो इस गैस कंपनी ने फौरी तौर पर जो है वो गैस का कनेक्शन मुनक़ता कर दिया है, जिसके बायस ऑपरेशन थिएटर जो है वो खासे जो ऑपरेशन हैं उनको मुलतवी कर दिए गए, और मरीजों को खासी मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया की जानिब से फौरी तौर पर जो है हंगामे इजलास जो है वो तलब किए गए, जिसमें मेयर कराची से मुतालबा किया गया कि जो गैस कनेक्शन है उसको जो है वो बहाल कराया जाए ताकि जो मरीजों को मुश्किलात दरपेश है उसको फौरी तौर पर हल किया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया कफील, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। सालों के जरिए काफ़ी चीज़ों को निकाल दिया गया, ले आया गया। एक शाम को ले आया जाता था, एक शाम को डाल दिया जाता था। ठीक है, ये जो निज़ाम है ये सप्लाई चेन का है। अब सप्लाई चेन में जब आप कहते हैं मैन्युफैक्चरर, जब आप कहते हैं कि होलसेलर या इंपोर्टर, तो वो फिर वो आगे चीज़ वही डॉक्यूमेंटेशन का इशू आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन क्या हमारे पास इतनी कैपेसिटी है क्या हम इस पूरे सिस्टम को मॉनिटर कर सकते हैं?
अगर हमारे पास कैपेसिटी नहीं है और हमारे इस कानून से बजाय फ़ायदे के नुकसान हो रहा है, चीज़ें आसान होने की बजाय मुश्किल हो रही हैं, तो क्यों ना एक स्टेप पीछे चला जाए, अपने सिस्टम को जब आप मजबूत किया जाए। कैपेसिटी की बात करते हैं तो कैपेसिटी क्या ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? हम अगर तीनों का एक मिक्स लेके चलें, सही, ह्यूमन रिसोर्स, सही, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सही, और एक्सेस टू द सिस्टम, ओके, तीनों चीज़ें एक बिल्कुल, साथ। सही है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है। ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट ग्रेजुअली हो रही है, लेकिन साथ साथ जो एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास कम है अभी तक। फाइलर नॉन फाइलर के चक्कर में मैं सिर्फ एक बात, बजट 2016 में एक अमेंडमेंट आई गई, उन्होंने कहा कि सेल टैक्स इनवॉइसेस अब क्रॉस मैच हुआ करेंगी और उसके बाद इनपुट अलाउ हुआ करेगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है आपके ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम को जो है ना बाईपास कर गया और आपने रिलाई किया कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है ना वो ज्यादा ऑथेंटिक है रादर देन आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्स है। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। क्या आप उसको 100% इंप्लीमेंट कर पाए पूरे साल में? आंसर इज अ बिग नो, अभी तक नहीं कर पाए। सही, आपके पास सिस्टम है ना, 165 की स्टेटमेंट आपके पास आ रही है, सही, सेल टैक्स का रिटर्न आ रहा है, वो भी तो आपस में मैच होंगे। बिल्कुल, लेकिन क्या वो चीजें हो पा रही हैं? अभी तक नहीं हो पा रही। हो क्या रहा है? टैक्स पेयर परेशान हो रहा है। सही, एक आदमी, छोटे बिजनेसमैन को हम लेते हैं, मैन्युफैक्चर लेवल पे नहीं जाते, वो हर साल इनकम टैक्स का रिटर्न देगा, हर महीने सेल टैक्स का रिटर्न देगा, सेल टैक्स का रिटर्न 3 स्टेप्स में चलेगा, सही है, विद होल्डिंग की स्टेटमेंट देगा। तब आप एक छोटे बिजनेसमैन से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक फुल फ्लेज टैक्स। तो आप क्या प्रपोज करते हैं इस सिलसिले में? देखिए मेरी क्या प्रपोजल बड़ी सिंपल सी है कि हम इसको एक स्टेप पीछे जाएं, ठीक, मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट स्टेज के ऊपर सेल टैक्स चार्ज हो और वो सिंगल डिजिट में हो। अच्छा, आप सिंगल डिजिट कहने का मतलब ये है, अभी आजकल 17% है, तो आप ये कह रहे हैं 9% हो, कम से कम 8% हो, कम से कम 9% हो। ठीक है, उससे मतलब सिंगल डिजिट हो। और दूसरे आप बताएं आप क्या कह रहे थे? ठीक है, उसके बाद जब हम एक स्टेप आगे चलेंगे जी, मैन्युफैक्चरर का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ओके, इंपोर्टर का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, बिल्कुल ठीक है। और जब हमारे पास सिस्टम इस काबिल होगा कि हम उसको हर लेवल पे चेक करें, तो हम इसको एक स्टेप आगे लेकर आए, मैन्युफैक्चरर से नीचे आके डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर पे आए, सही, कुछ साल उसको चलाएं, उसके बाद आप रिटेलर को उसमें इन्वॉल्व करें। ना कि आपने उसको बॉटम तक हर चीज को इन्वॉल्व किया हुआ है, ना मॉनिटरिंग हो रही है, ना प्रॉपर टैक्स कलेक्ट हो रहा है, टैक्स पेयर भी चोरी कर रहा है, टैक्स कलेक्टर भी चोरी कर रहा है, और जो उसको मॉनिटरिंग करने वाला है वो ब्लैकमेलिंग। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये आपसे शेयर करूंगा कि 2 सेक्टर जो थे, बल्कि 3 सेक्टर थे जहाँ कहा जाता था टैक्स सही नहीं आ रहा। एक होता था रिटेल, एक मैं आज से 2-3 साल 4 साल 5 साल पहले की बात करूं, एक सर्विस का सेगमेंट होता था और एक एग्रीकल्चर होता था। ठीक है, एग्रीकल्चर तो आपका सियासत की नज़र हो गया, पॉलिटिकल वो एक इशू बन गया है। अब आप बात करते हैं सर्विसेज की, तो इस वक्त जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड है वो अपने रेवेन्यूज अपने टारगेट से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं। आपने ठीक है ना कलेक्ट कर लिया, और क्या किया उन्होंने? सिर्फ लॉ बनाया और एक अच्छा डिपार्टमेंट बना दिया जिसमें उन्होंने हाईली इंटीग्रेटेड IT सिस्टम लगा दिया, तो चीज़ें खुद ब खुद मैच हो रही लगी और चीज़ें डॉक्यूमेंट होने लगी। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। अब आ गया रिटेल का। अब जो रिटेल की आप बात कर रहे हैं कि हम सेकंड स्टेज पे जाएं, तो हम मेरा अपना ये ख्याल है कि 70 साल में हम ऑलरेडी लेट हैं। बिल्कुल हैं, लेट हैं। अगर हम स्टेप बैक करेंगे और जिस तरह का निज़ाम है, स्टेप बैक करने में हम कहीं और पीछे चले गए तो मसाइल और बढ़ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। देखिए, बजाय इसके कि हम बगैर तैयारी के काम शुरू कर दें, सही, और उसके बाद हम उसकी परेशानियों में आ रहे हों, टैक्स पेयर भी परेशान, टैक्स कलेक्टर भी परेशान, फिर हम उसको ठीक कर रहे हो, इससे बेहतर नहीं कि हम एक सिस्टम को प्रॉपरली डिजाइन करें और फिर इंप्लीमेंट करें। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि पहले फेज में मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर पे लगाया जाए, मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स हो, ठीक है, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं फिर सेकंड स्टेप में जो रिटेलर्स पे लगाए। ये सेल टैक्स के हवाले से रेट आपने कहा कि सिंगल डिजिट होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स के हवाले से। इनकम टैक्स में एक बहुत बड़ा इशू है, मुझे नहीं पता कि बलूचिस्तान कॉन्टेक्स्ट में एग्जम्पशन का, जो 148 की और 153 की एग्जम्पशन है, आप क्या समझते हो उसमें? आपकी क्या तजावीज़ है, ये किस तरह उसको डील आउट होना चाहिए? जनाब, सबसे पहले तो मैं 153 की बात करूं। हमारे बलूचिस्तान में जो लोग बिजनेस करते हैं वो बिजनेस करने के साथ साथ जिहाद भी करते हैं। सही, जो वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो वहाँ के हालात रहे, अभी अल्लाह का शुक्र है पहले से बेहतर ज़रूर हुए, लेकिन 100% ठीक हम आज भी उसको नहीं कह सकते। अभी भी टफ है, टफ ज़रूर है, पहले से बेहतर हम कहेंगे लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं कहेंगे। हमारी तो उसमें सजेशन ये है कि बलूचिस्तान को
10 से 15 साल के लिए विद होल्डिंग से एग्जेम्प्ट किया जाए। अच्छा अच्छा, उसकी वजह क्या है? सही है। बलूचिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है दैट इज कोल माइनिंग। कोल माइनिंग, ठीक है। कोल माइनिंग कहाँ होती है? शहर से फार फ्लंग एरियाज में 50 किलोमीटर दूर, 60 किलोमीटर दूर पहाड़ों में, सही है, जहाँ पे ना बिजली है, ना पानी है, ना रोड है, ना टेलीफोन है। सही है। और जब हालात ख़राब हुए तो जितने भी आपके अलहदगी पसंद तहरीकें थीं, उन्होंने उन्हीं इलाकों को अपना गढ़ बनाया। ठीक है, तो मतलब आप क्या करेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं है वहाँ पे चीज़ें जहाँ पे वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं तो वो टफ है, लेकिन उसके बावजूद भी कर रहे हैं। अभी आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो लेबर जो कि 60-70 किलोमीटर दूर बैठी हुई है, जहाँ गवर्नमेंट की रेट थोड़ी सी बन गई है, पहले बिल्कुल नहीं थी, उससे विदहोल्डिंग होगी। वहाँ से जो ट्रांसपोर्ट लेकर आएगा, वहाँ का ट्राइबल आदमी होगा, क्या हम उससे विदहोल्डिंग काट सकते हैं? ये चीजें, ये जो आप कह रहे हैं, ये क्या हालात की वजह से कह रहे हैं या विदहोल्डिंग वो लाइबल नहीं है, क्या मतलब कि लाइबल तो देखें, जो आपने कानून बना दिया जी, जो आपने इस्लामाबाद के लिए कानून बनाया, वही आपने कोयटा के लिए भी बना दिया, और वही मच और पूरे पाकिस्तान दारबंदीन के के लिए लिए बना दिया। जो जी। छोटे और बड़े शहर का डिस्क्रिमिनेशन आपने उसमें कोई नहीं रखा। सही है, तो सबसे पहली बात तो कानून के हिसाब से तो लाइबल हो गया, ठीक है। लेकिन क्या ग्राउंड रियलिटीज भी ऐसी हैं कि वो लाइबल हुआ इसके लिए? अच्छा, क्या वो इस काबिल है? एक आदमी, घर में 4 भाई हैं, जो एक कमजोर होता है तो बाकी 3 उसको सपोर्ट करते हैं ना, जी जी, कि आपको हम सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी अपने पैरों पे खड़े हो जाइए। ठीक है, अभी बलूचिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए सपोर्ट की जरूरत है, सही। और आप यही चीज़ उम्मीद करें कि वही कानून जो बलूचिस्तान पे लग रहा है वो इस्लामाबाद के लिए भी है और कोयटा के लिए भी है। ठीक है, तो विद होल्डिंग के हवाले से जो बात है वो ये है कि बलूचिस्तान अभी तक इस काबिल नहीं हुआ कि आप हर स्टेज पे विद होल्डिंग कलेक्ट वहाँ से तो आप क्या प्रपोज कर रहे हैं कि कोई रिड्यूस रेट होना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, अबॉलिश कर देना चाहिए? कुछ पीरियड के लिए अबॉलिश करें, फिर उसके बाद उसको स्टार्ट करें जब वहाँ के हालात इस काबिल हो जाएं, वहाँ के बिजनेस इस काबिल हो जाएं, वहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो पूरी तरह से ठीक हो जाए, तो फिर आप उसको स्टार्ट कीजिए। इसका मतलब ये कि जो एग्जामिशन की बात मैंने की थी, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 148 की एग्जामिशन, 153 की एग्जामिशन की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनको आप एक सर्टेन पीरियड के लिए अक्रॉस द बोर्ड एग्जामिशन दे दें। जी बिल्कुल ठीक है। फॉर हाउ लॉन्ग आप क्या समझते हैं, कितने आप एक आपने लेकिन बात यह है कि जब तक हालात ठीक नहीं होते, क्या वो 5 साल में हो जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात, नहीं तो 10 साल। एक रीजनेबल पीरियड 10 साल का होता है जिसमें आप एक पूरी जनरेशन को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं विदहोल्डिंग को 10 साल या 5 साल के लिए एग्जाम बलूचिस्तान के लिए एग्जाम्प्ट किया जाए। ठीक है। अच्छा, और दूसरे ये जो टैक्स रेट्स हैं बिजनेस मैंस पे, सैलरी इंडिविजुअल पे, आप क्या समझते हैं, आपका क्या प्रपोजल है? अच्छा, हम कुछ बातें तो हमने बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कर ली, हम अब ओवरऑल अगर हम बात करें कि आपके ख्याल में जो रेट्स हैं बिजनेस के, टैक्स रेट्स हैं और जो सैलरीज वालों के टैक्स रेट हैं, क्या आप समझते हैं उसको रिड्यूस होना चाहिए या वो सही है? देखिए, बात यह है कि ये तो एक बड़ी आसान सी बात है कि टैक्स कलेक्ट होगा तो मुल्क चलेगा, जी, टैक्स नहीं मिलेगा तो मुल्क भी नहीं चलेगा। बिल्कुल सही है। हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो क्या है? जितना हम टैक्स टू जीडीपी रेशो को बढ़ाएंगे उतना ही हम टैक्स रेट को भी कम करने के काबिल भी हो सकेंगे। बजाय इसके कि हम ये कहें कि जी टैक्स रेट किया जाए, हम ये क्यों नहीं कहते कि टैक्स बेस को बढ़ाया जाए? सही, टैक्स बेस बढ़ेगा, गवर्नमेंट खुद ब खुद इस पोजीशन में आएगी कि टैक्स रेट को कम किया जाए। ठीक है। तो आपके लिए टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए क्या तजावीज़ है आपकी? देखिए, टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए जिस तरह गवर्नमेंट ने 2-3 स्टेप्स किए कि फाइलर और नॉन फाइलर का एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया, ठीक है, ये एक वाकई बड़ा अच्छा स्टेप था। ठीक है। सबसे पहले शिकायत क्या होती थी कि जी मैं टैक्स देता हूँ, मेरे बराबर वाला टैक्स नहीं देता, ठीक है, वो मुझसे अच्छा है, उसके ऊपर कोई एडिशनल टैक्सेस भी नहीं है, मेरा ऑडिट भी होता है, मेरी मॉनिटरिंग भी होती है, वो छूटा हुआ है। अभी कम से कम वो एक जो डिफरेंस था वो क्रिएट हो गया, सही, कि जी नॉन फाइलर का रेट ज़्यादा है, वो बैंक में जाएगा, वहाँ पे उसके लिए टैक्स का रेट ज़्यादा होगा, या वो कोई भी काम करेगा तो फाइलर और नॉन फाइलर का डिफरेंस रहेगा। सही। इसी चीज़ को आगे लेते हुए चले कि एक आपने अपॉर्चुनिटी कहें या एक थ्रेट कहें या दोनों का कम्बिनेशन कहें कि फाइलर और नॉन फाइलर का फ़र्क हो गया। जब हम उससे आगे जाएंगे कि इस फ़र्क को मज़ीद सख्त किया जाए, कि जो नया फाइलर आया है उसको कोई इंसेंटिव्स दे दें कि हम तुम्हें 2 साल के लिए ऑडिट में नहीं लेंगे। अच्छा, इस तरीके के इंसेंटिव्स होगा तो जो लोग नॉन फाइलर्स हैं, फाइलर बनना चाहते हैं लेकिन सिस्टम से डर रहे हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हम इस तरीके से आगे चलें। सही। दूसरी बात, लेकिन जब आप 2 साल की बात करते हैं तो मतलब आपकी ये बड़ी अच्छा प्रपोजल है कि जो लोग फाइलर बनेंगे उनको 2 साल, लेकिन जब आप 2 साल की बात करते हैं तो 2 साल की बाद हम कानून के, क्योंकि आप भी देखते हैं कानून को, मैं भी रोज़ सुबह शाम देखता हूँ, तो कानून में 2 साल बाद फिर 3 साल बच जाएंगे जिसमें वो प्रोसीडिंग चला सकता है।
तो एग्जाम करना है तो 6 साल के लिए करें ताकि उसकी जो बैगेज है वो ऑफलोड हो जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई आदमी आया है आपके पास तो ये नहीं हो कि कोई आदमी उसके साथ हैरेसमेंट करे या उसके साथ कोई किसी किस्म की ऐसी चीज करे जिससे वो सोचे यार मैं क्यों आगे अरेस्ट हो गया। तो मेरे ख्याल में आपका प्रपोजल बड़ा वैलिड है, लेकिन ये होना ये चाहिए कि जो लोग नए आए हैं उनको आप 6 साल के लिए एग्जाम करें ताकि उनकी एक बैगेज जो उसका पुराना है वो ऑफलोड हो जाए और फिर नए सिलसिले में जो भी बात, इसलिए आपको सिलसिला तो नया शुरू करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल ठीक। तो अगर आप पीछे जाते रहेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बिल्कुल ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो हमारे निज़ाम में अपील का सिस्टम है, आपकी क्या तजावीज़ है इस सिस्टम में कि ये निज़ाम अपील का सिस्टम सही है, टैक्स पेयर इससे इंसाफ मिल रहा है, जो कमिश्नर अपील है, अपीलेट ट्राइब्यूनल है, आप क्या समझते हैं इसमें कोई तजावीज़ है आपकी, किसी चीज़ की कोई तजवीज़ आप देना चाहेंगे? कोई पहला तो आप मुझे जवाब दीजिए, कमिश्नर अपील कहाँ से आता है? डिपार्टमेंट से ही आता है या बाहर से आता है? कमिश्नर भी जो जोन से आता है, एफबीआर का एम्प्लॉय होता है, का ही एम्प्लॉय होता है। वही आदमी कुछ अर्सा पहले अपना इनकम टैक्स ऑफिस में कमिश्नर था, जी हाँ, कुछ अरसे बाद वो कमिश्नर अपील बन गया, फिर वापस कमिश्नर बन जाता है, फिर वापस कमिश्नर भी बन जाता है। तो आप उससे क्या उम्मीद करते हैं कि क्या वो अपने कुलीग्स को सपोर्ट करेगा या वो टैक्स पेयर को सपोर्ट करेगा? तो पहली बात यह है कि कमिश्नर अपील वो आदमी हो जो कि सिर्फ अपील को देखे, वो दोबारा ऑपरेशन साइट पे ना जाए। सही है। चाहे वो डिपार्टमेंट एफबीआर का ही एम्प्लॉय होगा, लेकिन ऑपरेशंस के लोग अलग और अपील के लोग अलग। ठीक है, तब तो आप उससे ये उम्मीद करें कि वो जस्टिस देगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आप ट्रिब्यूनल पे आ जाइए। ट्रिब्यूनल एक स्टेप आगे आ जाता है कि उसमें कम से कम डिपार्टमेंट की इस तरीके की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, और वहाँ से केसेस आप देखिए कि ज़्यादा 50% की तो होती है। मतलब अकाउंटेंट मेंबर तो अकाउंटिंग मेंबर तो आपका अकाउंटेंट मेंबर वापस भी जा सकता है, वापस भी जा तो सकता है। वही अगर आपने जो स्कीम बताई है वही स्कीम हो कि वो फिर दोनों जगह पे लिए सेपरेट जो है ना, अगर वो उनको वे हो उनका और वो सेपरेट स्कीम से आए तो मेरे ख्याल में शायद लोगों का एतमाद भी बढ़ेगा और इंसाफ भी होगा। और हमने इस सिलसिले में, मैं जब प्रेसिडेंट था कराची टैक्स बार का, तो हमने 2011 में पिटीशन भी फाइल की हुई है सिंध हाई कोर्ट में, वो पेंडिंग है और मेरे ख्याल में वो किसी दिन भी आ जाएगी हियरिंग में, तो फैसला ये हो जाएगा कि ये, इसलिए कि इंसाफ जो है इंडिपेंडेंट बॉडी ही कर सकती है दो फरीक के दरमियान। बिल्कुल, अगर दो फरीक के दरमियान मुझे ही बैठना है तो वो जो है मामला सही नहीं होगा। अब देखें, अगर इसी को बात आगे बढ़ाते हैं, ADRC बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था, दुनिया भर में फ्लरिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में क्यों फ्लॉप हो गया कि एफबीआर जो है ना खुद पार्टी है और डिसीजन उनके पास था। तो आप क्या ADRC के हवाले से क्या आपके ख्याल में इसको एक्टिवेट होना चाहिए? देखें, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसको हम बलूचिस्तान में रहते हुए जिरगा भी कह दें, सही है, पंचायत भी कह दें, जो भी आप उसको नाम लें, उसमें फैसला कौन कर सकता है? थर्ड पार्टी ही कर सकती है। सही है कि दो फरीक गए तीसरे के पास कि साहब हम आपके पास आए हैं, इस मसले में आप हमारा फैसला कीजिए। सही है। तो जब तक वो जिरगा जो है वो न्यूट्रल नहीं होगा, वही पहली वाली बात दोबारा आ गई, तो आप कैसे उसमें से उम्मीद रखते हैं कि वो मामला आगे चल सकेगा? अगर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी रखना है तो थर्ड पार्टी को दें, वही इसको डिसाइड करे। ठीक है। और इसमें सबसे जो अच्छा रोल प्ले कर सकता है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स कर सकता है पूरे पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिजनेस कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, और प्लस वो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करता है हर फोरम पे। ठीक है, ठीक है। जब तक आप उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उसके ऊपर टैक्स पेयर का भी ट्रस्ट होगा और डिपार्टमेंट का भी ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है। अब जैसा हमें प्रोग्राम क्लोज करना है, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे दो बातें और इसमें ऐड करना चाहूंगा, जल्दी क्विकली अगर आप। जी, सबसे पहली बात जी कि एडवांस टैक्स के लिए लिमिट 5 लाख थी, जो कि कई साल पहले रखी गई थी जी। अभी तो हमारा टैक्सेबल लिमिट ही 4 लाख आ गई, तो क्या 1 लाख वाले से आप एडवांस टैक्स लेना शुरू कर देंगे? तो उसको एनहांस होना चाहिए, इसको 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख रुपए करना चाहिए। ठीक है। मिनिमम टर्नओवर टैक्स 113 का उन्होंने इस दफा जो लिमिट बढ़ा के 10 मिलियन कर दी। 10 मिलियन बहुत कम है। सही है। इसको कम से कम 50 मिलियन के ऊपर होना चाहिए। 50 जी, 10 से बढ़ा के 50 मिलियन, क्योंकि पहले 100 मिलियन था, अब उसको एकदम कम करके 10 मिलियन पे ले आए, उसको 50 मिलियन पे एटलीस्ट एक रीजनेबल रेंज उसकी बनती है। ठीक है। और लास्टली बलूचिस्तान के हवाले से जी, जो कोल इंडस्ट्री है, कोल माइनिंग सेक्टर है जी, उसके ऊपर टर्नओवर टैक्स को 1% से कम करके 0.2% पे लाया जाए। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम निकाला। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपसे कोयटा में बात करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, एफबीआर ने 30 दिन के लिए ऑडिट प्रोसीडिंग को रोक दिया है। असल में ऑडिट होना चाहिए, 177 में हो, 214C में हो, 122(5)A की प्रोसीडिंग हो, लेकिन एक दफ़ा जब प्रोसीडिंग्स हो जाएं तो 2 साल या 3 साल के लिए उस टैक्स पेयर को एक रिलीफ देना चाहिए
और जब वो दोबारा ऑडिट हो उसका और कोई ऐसी चीज़ लीगल पॉइंट है, कोई ऐसी डिस्क्रिपेंसी नज़र आती है, तो वो आपके पास 5 साल पीछे हैं, आप जाके उसको जो कोई रेवेन्यू का लॉस है एडिशनल टैक्स के साथ रिकवर कर सकते हैं। लेकिन हर साल ऑडिट, हर साल 125 है, हर साल मॉनिटरिंग टैक्स पेयर का इत्मीनान को जो है वो FBR के पे कमज़ोर कर रहा है। और FBR को अपनी एनर्जी और पावर फाइलर से ज़्यादा नॉन फाइलर पे यूज़ करनी चाहिए। इस बात के साथ मुझे इजाज़त दी है। अल्लाह हाफ़िज़।